हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 11 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम से इस पुस्तक को सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति जिन्हें साहित्य के लिए आर.के. नारायण पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में लॉन्च बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर है उसे भी देख लेते हैं। इसमें पहला है माई अनकाउंटर इन पार्लियामेंट, जिसको लिखा है भालचंद्र मुंगेरकर ने। लीगेसी ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक को लिखा है सविता छाबड़ा ने। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल एक्सपेक्टेशन, जिसको लिखा है तौलेन सिंह ने। वहीं द इक्को बाग पुस्तक को जे.के. रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है। लीजेंड ऑफ सुहलदेव अमेश त्रिपाठी ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, इसको लिखा है आर.सी. भार्गव ने। अगला क्वेश्चन है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को गुजरात में लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही 160 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित 170 स्थानों को ई नगर परियोजना के तहत कवर किया गया है। यहाँ बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। जबकि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात में स्थापित हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला ट्रैक के ऊपर बनाए जाने वाला 5 स्टार होटल बना है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी यहाँ स्थापित की गई है। साथ ही इस राज्य में लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित की गई थी, जिसको संचालित करने वाला यह देश का पहला न्यायालय बना है। शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने वाला भी यह पहला राज्य है। साथ ही पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी गुजरात के केवड़िया जिले में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाला फेंक दिवस। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इंडियन एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और भाला फेंक दिवस को 2020 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में मनाने की घोषणा की गई है। 13 वर्षीय नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। और भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, जिसके अध्यक्ष आदिले जे सुमीरवाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो यह बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक की, जिसका आयोजन हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 127वां। तो लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया है। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके और अब लोकसभा और राज्यसभा के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करनी भी बाकी है। तो हाल ही में लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक भी पारित हुआ है।
साथ ही फैक्चरिंग विनियम अधिनियम विधेयक भी पारित हुआ है। इसके अलावा आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक भी लोकसभा में पारित हुआ है। सामान्य बीमा व्यवसाय यानी कि राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है और साथ ही काराधन कानून संशोधन विधेयक भी हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसके साथ ही 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस भी मनाया जाता है। और बायोडीजल दिवस मनाने का उद्देश्य है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यहाँ बात हो रही है अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया गया है जो प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और पहली महिला मुस्लिम अधिकार दिवस भी मनाया गया है। वहीं 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया है, जबकि 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेपाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केपी शर्मा ओली। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा थे और उनकी जगह पर फिर से केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत साबित करने में असफल थे, जिसके कारण फिर से केपी शर्मा ओली को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। केपी शर्मा ओली शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे। बात हो रही है नेपाल की, जो भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इस ओलंपिक में अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, जिसमें 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसने 88 पदक जीते हैं, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरे स्थान पर जापान है, जिसने 58 पदक जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ भारत इस सूची में 48वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वंदना कटारिया। वंदना कटारिया उत्तराखंड राज्य की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वंदना कटारिया जो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाने वाली वुमेन्स हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और इन्हें राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और यहाँ राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र बनाया गया है। साथ ही भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी उत्तराखंड में बनाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का दर्जा देने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों यानी कि 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति एंड दीक्षा। तो सूरी में आयोजित आईटीबीपी एकेडमी में पासिंग आउट परेड में इन दोनों महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है। बात हो रही है आईटीबीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस,
यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है SS देशवाल और ITBP का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत जो अपने पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगी और इस 3 दिवसीय IIGF 2021 की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। इस वर्ष आयोजित हो रही बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है। इसी के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला भी देश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो इस टर्मिनल को चीन के द्वारा खोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अरुणाचल प्रदेश के सीमा से सटे तिब्बत के लहासा गोंगर हवाई अड्डे पर चीन के द्वारा एक टर्मिनल का निर्माण किया गया है। तो यह बात हो रही है लहासा गोंगर हवाई अड्डे की, जिसका निर्माण 1966 में दुनिया के पहले सबसे ऊंचाई वाले हवाई अड्डों में से एक के रूप में किया गया था और साथ ही नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के साथ ही तिब्बत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस नाम से उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी GSAT। तो भारत ने GSAT-1 नाम से एक भू इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है और यह सैटेलाइट जो दिन में 4-5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अपनी सीमाओं सहित उपमहाद्वीप के बेहतर निगरानी को भी प्रदान करेगा और इस उपग्रह को 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो इसको लॉन्च करेगा इसरो, जिसके अध्यक्ष है के सिवान। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पशु DNA लैब स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। तो यह पशु DNA लैब को हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना दिल्ली के रोहिणी में की गई है और इस पशु DNA प्रयोगशाला का उपयोग गोहत्या, जानवरों के अवैध व्यापार तथा अन्य पशु संबंधित मामलों के समय पर निपटारे के लिए किया जाएगा। तो इसकी स्थापना दिल्ली के रोहिणी में की गई है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, साथ ही यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।